प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12th हिस्ट्री का प्री बोर्ड का पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये पेपर बिल्कुल CBSE बोर्ड के सेकेंड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसी पैटर्न पर बेस्ड है। इसी तरह का पेपर फाइनल एग्ज़ाम में भी CBSE की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो इस पेपर को आप अच्छे से समझिए, किस तरह से आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, किस प्रश्न में कितने अंक हैं आपके लिए, और इसकी पूरी प्रैक्टिस इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहकर करिए, जिससे कि आप अपने फाइनल पेपर को बहुत अच्छे से कर सकें और आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, इसमें 2 घंटे का समय है और 40 नंबर का ये पेपर है। पहले किसी भी पेपर को शुरू करने से पहले बच्चों, सामान्य निर्देश जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको बताया जा रहा है कि यह प्रश्न 4 खंडों में विभाजित है। क, ख, ग और घ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं। खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम अंक 80 है। 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं उनका, और हर प्रश्न के लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। खंड ग में 5, 6 और 7 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर वाले हैं। 6 नंबर का एक प्रश्न है। 150 से 200 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद खंड ग में 8 और 9 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हर प्रश्न जो है वो 4 अंक का है। और इसके बाद खंड घ आएगा, जिसमें मानचित्र वाला प्रश्न है जो 2 नंबर का है। अब इसमें बीच बीच में प्रश्नों में आपको चॉइसेस भी दी गई हैं, तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए, उनकी चॉइस को देखते हुए, जिनके उत्तर बहुत अच्छे से आपको आते हैं उन प्रश्नों को आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला है खंड क, जिसका पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, स्पष्ट कीजिए। तो जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों की राजधानियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ी, ठीक है। तो लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार था। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी योजना बनाई। 1885 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए अकबर ने लाहौर को राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। 1648 में शाहजहां ने दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर को शाहजहानाबाद को स्थापित किया, जहां लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाज़ार और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, जहाँ जहाँ वो अपनी राजधानी बनाते थे वहाँ पर किले का निर्माण करवाते थे, उस शहर में अच्छी अच्छी इमारतें बनवाते थे और उस शहर को अच्छे से डेवलप करते थे, उसका विकास करते थे। दूसरा है, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो विलेजेस के बारे में आपको बताना है कि जोतदार जमींदारों के विपरीत उन्हीं गांवों में रहते थे। गांव वाले पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जो लोकल व्यापार होता है, स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण रहता था। किनका? जोतदारों का। राजस्व भुगतान न किए जाने पर जमींदार की नीलाम की गई जमींदारी को भी जोतदार खरीद लेते थे। तो जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। अब यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है। बुकानन का विवरण पढ़ते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। कंपनी ही उसको हिदायत देती थी कि उसे क्या करना है, क्या देखना है, क्या खोजना है, क्या लिखना है। वो जो था कंपनी के एक एजेंट के रूप में देखा जाता था। और भूदृश्य के विषय में वह लिखता है कि उसमें फेरबदल कैसे अधिक करके अधिक उत्पादक बनाया जाए, कौन सी फसल बोई जाए, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। वह वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक और वनों को कृषि योग्य भूमि में बदलने का समर्थक था। उसने ये लिखा कि जो
वन की भूमि है, जंगल की भूमि है, उसे कृषि योग्य भूमि बनाया जाना चाहिए। प्रश्न 3 है, ये गिलास कल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा। उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि अवध को अधिकार में लाने की अंग्रेज़ों की दिलचस्पी के क्या कारण थे। तो आपको बताना है इनके क्या कारण थे। पहला कारण तो ये था, अंग्रेज़ों को ये लगता था कि अवध की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, बहुत ही उपजाऊ है और उत्तरी भारत में एक बड़े बाजार के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। इसलिए अवध को अपने अधिकार में लाने के लिए अंग्रेज़ लोग बहुत ही इंटरेस्टेड थे, बहुत उनका इसमें इंटरेस्ट था। प्रश्न 4 है, गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियों के विषय में क्या अफवाहें फैल रही थीं। तो अफवाहें क्या फैल रही थीं कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए या उनकी फसल चौपट हो गई। गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा जैसे नाम से उन्हें बुलाया जाता था। गांधी जी का विरोध करने वालों के भयंकर परिणाम की बात बताई जाती थी और इससे संबंधित अधिक कहानियां भी लोगों के बीच में फैलाई जाती थी। साथ ही ये भी कहा जाता था कि गांधी जी के पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। ये सब अफवाहें थीं जो उनके बारे में फैलाई जाती थी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से 4 3-3 अंक वाले प्रश्न जो थे वो समाप्त हो गए। अब खंड घ शुरू हो रहा है, जो दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 6-6 नंबर के 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को विद्रोह के लिए उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सी अफवाहें और भविष्यवाणियां फैली थीं और लोग उन पर क्यों विश्वास कर रहे थे। तो बहुत सी ऐसी र्यूमर्स और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां फैलाई गई जिससे कि क्रांति के लिए, विद्रोह के लिए लोगों को उकसाया गया। अब उसमें पहला पॉइंट क्या है कि गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगे कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहली तो ये अफवाह फैलाई गई। एक और अफवाह का बाजार क्या था कि बाजार में मिलने वाले आटे में धर्म भ्रष्ट करने के लिए गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया है। फिर ये अफवाह थी कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। और भविष्यवाणी क्या की जा रही थी कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेज़ी राज खत्म हो जाएगा। गांव-गांव चपाती बंटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। अब लोग जो थे अंग्रेज़ों के जो जुल्म थे उनसे बड़े त्रस्त थे और वो इन सब अफवाहों और इन सब भविष्यवाणियों पर विश्वास कर रहे थे और विश्वास करने के कारण ही वो विद्रोह के लिए भड़क उठे थे। लोग इन अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास नीतियाँ, जैसे अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून, हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने का कानून और शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित करना, अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून। तो इनसे भारतीयों को लगता था कि जिन चीज़ों को वो पवित्र मानते थे, जो उनकी पुराने समय से चली आ रही परंपराएं हैं, उन सब के स्थान पर अंग्रेज लोग एक ऐसी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं जो पराई है, दमनकारी है और हृदयहीन है। यही सब भविष्यवाणियों और अफवाहों पर लोगों को विश्वास होता जा रहा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाते समय शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए तर्कों की परख कीजिए या किन्हीं 6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब पहला प्रश्न है, जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भी थे और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण शर्मा ने भी शक्तिशाली केंद्र पर बल दिया। तो इस तरह से संविधान को बनाते समय शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में विभिन्न व्यक्तियों ने अपने तर्क रखे और इसी से
इन सभी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने, देश के हित में योजनाएं बनाने, उपलब्ध संसाधनों को जुटाने, उचित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने, देश को विदेशी आक्रमणों से बचाने एवं देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शक्तिशाली केंद्र होना अति आवश्यक है। अब अथवा करके जो दूसरा प्रश्न है कि नीचे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, तो संविधान सभा में 300 सदस्य थे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका 6 सदस्यों की रही, जिनमें पहले जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने क्या कहा? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया तथा राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखे और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले, ये उनकी जिम्मेवारी थी। फिर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है इसमें BN राव, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने कई चर्चा पत्र भी तैयार किए। SN मुखर्जी जो मुख्य सदस्य थे, उन्होंने योजनाकार जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने में सक्षम थे। KM मुंशी थे, जिन्होंने संविधान प्रारूप पर सुझाव दिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जिन्होंने संविधान प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो इस प्रकार ये 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारतीय संविधान के निर्माण में, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 7 है, मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था। उपरोक्त कथन के संदर्भ में मुगल अभिजात वर्ग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अथवा करके दिया है, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्र के प्रति मुगल नीतियों एवं विचारों को आकार प्रदान किया। इन दोनों में से बच्चों आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर समझते हैं। तो मुगल राज्य के महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था। तो मुगल के अधिकारी वर्ग वफादारी से किसके साथ जुड़े रहते थे? बादशाह के साथ जुड़े रहते थे। साम्राज्य निर्माण के आरंभिक चरणों में ही तुरानी और ईरानी अभिजात वर्ग अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। 1560 से आगे राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में 2 तरह के ओहदे होते थे। पहला था जाट, जिसे मनसबदार भी कहते थे, और वेतन दूसरा था सवार, जो सूचित करता था कि उसे कितने घुड़सवार रखने हैं। साथ ही सैन्य अभियानों में भी अभिजात वर्ग अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। सुयोग्य व्यक्ति को मनसब का पद प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी, दीवाने आला, सदुल सुदूर, मदद माश काजी, तैनात रकाब, ये सब उनके मुगल शासकों के महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान उनके राज्य में प्राप्त था। और वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों एवं विचारों को आकार प्रदान किया? तो मुगल राजाओं और ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा नियंत्रण पर निर्भर थे। हमारे देश में मुगल जो थे वो ईरान की तरफ से अफगानिस्तान होते हुए भारत में आए थे। तो काबुल एवं कंधार पर नियंत्रण द्वारा मुगल अपने साम्राज्य की रक्षा करना चाहते थे। कंधार जो है ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, काबुल भी अफगानिस्तान का क्षेत्र है। आरंभ में हुमायूं के अधिकार में कंधार था। 1595 में अकबर ने इसे पुनः जीत लिया। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में अपना राजनयिक दल भेजा, जो असफल रहा। 1622 में सफावियों ने कंधार पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से काबुल, कंधार, ईरान, मक्का, मदीना, ये सब ऐसे राज्य थे जिन्हें मुगल जो थे अपनी नीतियों और विचारों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप से में मिला लेना चाहते थे और अपने विचारों और अपनी नीतियों से उन्हें आकार प्रदान करना चाहते थे। प्रश्न जो अब खंड ग है, सेक्शन सी, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो यहाँ से शुरू हो रही हैं। पहला केस स्टडी हम पढ़ते हैं।
कल हम नमक का कानून तोड़ेंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में ये स्टेटमेंट दी थी, कहा था। आगे क्या कहा था? जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्री तटीय टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसमें विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक पर कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा ना करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होता? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब इस पर आधारित आपसे 4 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। 3 प्रश्न, पहला 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का। तो पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा आरंभ करने से पूर्व गांधी जी को क्या संदेह था? तो गांधी जी को संदेह था कि शायद उनको दांडी तक ना जाने दिया जाए और उनको और उनके साथियों को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाए। गांधी जी और उसके अनुयायियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गांधी जी और उनके साथियों को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया क्योंकि सरकार के पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, और दांडी यात्रा जो थी वो अहिंसक भी थी और शांतिपूर्ण भी थी। नमक आंदोलन किस विश्वास पर आधारित था? नमक आंदोलन इस विश्वास पर आधारित था कि जब पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है, आगे बढ़ने लगता है, तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब एक और केस स्टडी इसी तरह से यहाँ पर आपको दी गई है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए NG रंगा ने कहा था। क्या कहा था? महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। वह जनता इतनी दबी कुचली और उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। स्थिति क्या है? आप आदिवासी इलाकों में जाइए, उनके अपने कानून, उनके जनजातीय कानूनों, उनकी ज़मीन को उनसे नहीं छीना जा सकता, लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं और तथाकथित मुक्त बाजार के नाम पर उनकी ज़मीन छीन लेते हैं। भले ही कानून ज़मीन की इस बेदखली के खिलाफ हो, व्यापारी इन आदिवासियों को तरह तरह के बंधनों में जकड़कर गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नरक में ढकेल देते हैं। आइए अब आम गांव वालों को देख लेते हैं। वहाँ सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गांव वालों को अपनी जेब में डाल लेता है। वहाँ जमींदार है और मालगुजार व अन्य लोग हैं जो इन गरीब देहातियों का शोषण करते हैं। इन लोगों में मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा और सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 1-1 नंबर के हैं, 1 2 नंबर का है। पहला, NG रंगा ने देश की जनता को असली अल्पसंख्यक क्यों कहा? क्योंकि देश की जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिकों के अधिकार का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। दूसरा है, व्यापारी लोग आदिवासियों का शोषण किस प्रकार करते हैं? तो व्यापारी लोग मुक्त बाजार के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन छीन लेते हैं, उनको तरह तरह के बंधनों में जकड़कर गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नरक में ढकेल देते हैं। तीसरा है, गरीब देहातियों का शोषण कौन कौन करता है?
तो सूदखोर भी उनका शोषण करते हैं और ज़मींदार और मालगुजारी और अन्य लोग जो हैं वो भी उनका शोषण करते हैं। तो ये तो बच्चों 2 आपके केस स्टडी के प्रश्न हो गए। अब खंड घ आ गया मानचित्र पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला 10वां नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्न में से कोई एक उपर्युक्त प्रतीक द्वारा दर्शाइए एवं चिन्हित कीजिए। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आप सबको पता है, वह अमृतसर है। दूसरा स्थान है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 1916 में भाषण दिया, तो वह स्थान था बनारस। तो इस तरह से इन दोनों को आपने मैप में, मानचित्र में दिखाना है। अगला प्रश्न है, भारत के इसी मानचित्र में एक मुगल कालीन शहर को ए के रूप में चिन्हित किया गया है, उसको पहचान कर उसके आगे खींची गई रेखा पर दर्शाए गए स्थान का नाम लिखिए। तो बच्चों वह स्थान है पानीपत। तो इस तरह से आगे का जो प्रश्न है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हो रहा है। आशा है सभी प्रश्नों के उत्तर आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और ये भी देख लिया होगा कि एग्ज़ाम में आपको इनके उत्तर किस तरह से लिखने हैं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले मेरे सभी विषयों के वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप अपनी सेकंड टर्म CBSE की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेके पास हों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।